नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता के दबाव से बड़ा कोई दबाव नहीं होता। जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जनता ही संसद बनाती है, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है और जनता ही संविधान को मंजूरी देती है। तो अगर कोई सार्वभौम है, सबसे शक्तिशाली है, तो वो जनता है। और जब जन विरोध की या जन आक्रोश की लहर उठती है, और इस मामले में जिसकी बात करने जा रहा हूँ, जन अविश्वास की जब लहर उठती है, तो बड़े बड़े अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 फैसले किए। वैसे तो एक फैसला इनमें से पहले कर चुकी थी सुप्रीम कोर्ट, 1 अप्रैल को ही कर चुकी थी, लेकिन उसकी घोषणा कल हुई। और ये तीनों फैसले ऐसे हैं जो इससे पहले आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है। इस समय जो देश में माहौल है, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई थी। लोगों का भरोसा उठने लगा था सुप्रीम कोर्ट से। और हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, उससे अगर भरोसा उठ जाए तो समझिए कि ये खतरा केवल न्यायपालिका के लिए नहीं, पूरे जनतंत्र के लिए है। और जनतंत्र के लिए खतरे का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि देश का क्या होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे कदम उठाए कि जन विश्वास की बहाली हो। बहाली हो गई है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन इसकी शुरुआत निश्चित रूप से हो गई है। और लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि घर में चुप रहकर, घर में बैठकर, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी संस्था को उसकी आलोचना करना, निंदा करना, इससे कुछ बदलता नहीं है। जब तक आप सार्वजनिक मंचों पर आकर, और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने आम आदमी को इतना बड़ा मंच दे दिया है सोशल मीडिया का, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए। हालांकि मेरा मानना है कि इस पर बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। ये मेरी नज़र में समुद्र मंथन की तरह है। इसमें से विष भी निकल रहा है और अमृत भी निकल रहा है। ये हमारे आप पर है कि हम विष को ग्रहण करते हैं या अमृत को। तो समुद्र मंथन में विष निकलने से कोई देवी देवता रोक नहीं पाए थे, तो विष तो निकला था। अब सवाल ये है कि वो विष को ग्रहण कौन करेगा। समुद्र मंथन के समय तो इसका बीड़ा उठाया था भगवान शंकर ने, तो इसीलिए उनको नीलकंठ कहा गया। तो अब ये विष कौन उठाएगा, इस विष को कौन ग्रहण करेगा? मुझे लगता है समाज को ही करना पड़ेगा। तो अमृत भी समाज के पास रहना चाहिए, विष भी समाज के पास रहना चाहिए। उसका कब कैसे उपयोग करना है, ये अगर सहज बुद्धि, कॉमन सेंस आम लोगों में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, 1 अप्रैल को जो लिया गया था उससे शुरू करता हूँ। 1 अप्रैल को फुल बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की, यानी जो कुल 33 जज हैं, वैसे स्ट्रेंथ है 34 की, 1 सीट शायद खाली है, 33 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि सारे जजेस की जो आय है, संपत्ति है, उसकी घोषणा जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसमें वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे, चीफ जस्टिस वेबसाइट पर भेजेंगे और वेबसाइट को सार्वजनिक रूप से कोई भी देख सकेगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट दशकों से रजिस्टर कर रहा था। वो सबकी संपत्ति के बारे में जानना चाहता था, सबकी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक रूप से हो, ये चाहता था। कोई भी चुनाव लड़ने जाए तो उसकी संपत्ति के बारे में लोगों को पता चले। लेकिन अभी हाल तक, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो है संपत्ति की घोषणा तो जजेस को करनी चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के CGI के पास रहनी चाहिए, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, वरना इसका दुरुपयोग हो सकता है। सवाल है कि जज महोदय, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है, किसी भी की भी जो सार्वजनिक जीवन में है, ख़ास तौर से उसकी जो छवि है उसको ख़राब करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये खतरा तो हमेशा बना रहेगा। जब भी आप पारदर्शिता की ओर जाएंगे तो वो एक तरह से कई बार दुधारी तलवार की तरह काम करता है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसका फ़ायदा भी होता है ऐसी पारदर्शिता का, और थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। आप जो है इन्फॉर्मेशन एक्ट को ही देख लीजिए।
तो इन्फॉर्मेशन एक्ट से फ़ायदा भी हुआ और उसका नुकसान भी हुआ। तो 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने तय किया कि सारे जजेस अपनी संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को यानी सुप्रीम कोर्ट को देंगे और वो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर उसको सार्वजनिक कर देंगे। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ये बताया कि 21 जजेस की संपत्ति का ब्यौरा मिल चुका है और वो सार्वजनिक किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। अब ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा, बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसकी मांग न जाने कितने समय से चल रही थी और इसको रोकने का भरपूर पूरी ताकत लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की कि इसको रोक दिया जाए, ऐसा ना होने पाए। यानी सब लोग अपनी संपत्ति के बारे में बताएं, जनता को जानने का हक है उनकी संपत्ति का, अपने प्रधानमंत्री की, अपने राष्ट्रपति की और किसी भी जनप्रतिनिधि की, किसी सरकारी अधिकारी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नहीं है। अब ये तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जजेस की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होगा। ये जो आरोप लगता था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या छिपाना चाहता है। देखिए, लोगों को कानून की बारीकी की जानकारी नहीं होती, मुझे भी नहीं है। जो लोग कानून के पेशे से जुड़े हुए हैं, उसके व्यवसाय से जुड़े हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनको बारीकियों की जानकारी होती है। लेकिन हमारे आप जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए के मन में सीधा सा प्रश्न था कि आखिर भाई आप अपनी संपत्ति क्यों छिपाना चाहते हैं, क्यों उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। लोगों को पता तो चले कि आप जज बनने से पहले आपकी संपत्ति क्या थी और जज बनने के बाद संपत्ति क्या हुई। इससे आपकी ईमानदारी पर जो लोग ईमानदार हैं उनकी ईमानदारी भी जो संदेह के घेरे में आती थी वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। सबको एक नज़र से नहीं देखा जाएगा। अगर कोई जज ऐसा पाया जाता है तो उसकी बात क्या होगी, उसमें क्या आगे मामला होगा, ये देखने की बात है। इसका भी टेस्ट केस आ रहा है। 30 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले की जांच के लिए। उनके घर में आग लग गई थी और दमकल विभाग के लोग जब आग बुझाने पहुंचे तो जले हुए नोटों की बोरियां मिली। उसके बाद से जनता के मन में संदेह कई गुना बढ़ गया है कि ये पैसा कहाँ से आया, किसके लिए आया था। अब उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ, आप देखिए कि उनके जितने जजमेंट आए थे उन सबको संदेह की नज़र से देखा जाने लगा। अच्छा, ये जजमेंट दिया था तो इसको फ़ायदा हुआ। आखिर जजमेंट आएगा, कोई भी फैसला आएगा तो किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब आप संदेह की नज़र से देखते हैं तो सही फैसला भी जो है आपको गलत लग सकता है। हो सकता है कि गलत हो। ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत ज़्यादा है और इसका सामना आम आदमी को रोज़ करना पड़ता है। और ख़ास तौर से लोअर जुडिशरी में एक समय था कि जो निचली अदालतें थीं उनमें था भ्रष्टाचार, फिर हाई कोर्ट पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को साबित करना है, यहाँ कानून उल्टा चलेगा। लोगों को साबित नहीं करना है कि आप भ्रष्ट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जनता की नज़र में ये साबित करना है कि वो ईमानदार हैं। और उनकी ईमानदारी के कुछ पैमाने हो सकते हैं और उनमें से एक है, बल्कि मैं कहूँगा सबसे बड़ा है, वो ये है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा बताइए। दूसरा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ये कि जितने भी जजेस, मतलब ये कोलिजियम का सामूहिक फैसला है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाएगा। उसमें कितने लोग कंसीडर हुए अपॉइंटमेंट के लिए, कितने लोगों को अपॉइंट किया गया, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, उनका सामाजिक आधार क्या था, ये पहली बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आंकड़े दे चुका है, ये दिया जाएगा, भविष्य की बात नहीं है कि कितने इसमें से अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं। इन सब की सूची दी गई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि दबाव कितना बड़ा था। लगातार मांग हो रही थी और सोशल मीडिया को अगर आप देखें
एक तरह से जो है जन सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। लोक अदालत का नाम देना चाहें तो आप लोक अदालत दे सकते हैं। लोग अपना अपना फैसला सुना रहे थे। हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसकी पहुंच है सोशल मीडिया तक, हर आदमी केवल मुकदमा नहीं चला रहा, हर आदमी फैसला दे रहा था। और ज़्यादातर लोग जो है बिना तथ्यों के फैसला दे रहे थे। लेकिन कुछ लोग थे जो जानकार हैं, जिनके पास तथ्य हैं, वो तथ्यों के अनुसार संदेह खड़ा कर रहे थे, प्रश्न खड़े कर रहे थे कि ऐसा है तो क्यों है, ये क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि अब अगला जो है निशाना या अगला जो परिवर्तन होना चाहिए वो कोलिजियम सिस्टम में होना चाहिए। ये बहुत ही ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है और ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास की मेरी नज़र में सबसे बड़ी गलती की एनजेएसी एक्ट को निरस्त करके। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो बना था संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ था। शायद इसके अलावा एक या दो कानून ऐसा होगा जो सर्वसम्मति से पास हुआ हो संसद से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नहीं, हम ही अपॉइंट करेंगे जज और किसी की इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी का कोई दखल नहीं होगा। तो बाकी सारे अपॉइंटमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज तय करेंगे, हाई कोर्ट के जज तय करेंगे। ये सिस्टम नहीं चल सकता, इसको बदलना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। और मुझे लगता है अगला जन दबाव, जो जन अविश्वास की लहर उठी है, वो यहीं रुकने वाली नहीं है। ये दरअसल इसकी अंतिम परिणति होगी जुडिशियल रिफॉर्म के रूप में। न्यायिक सुधार इस समय देश की सबसे ज्वलंत मांग है, सबसे बड़ी मांग है और सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण मांग है। न्यायिक सुधार के बिना इस देश में बड़े सुधार नहीं हो सकते। इस देश की प्रगति के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बन गई है हमारी न्यायिक व्यवस्था। इसमें सुधार की बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तीसरा फैसला, अब आप याद कीजिए, ये चूँकि बहुत पुरानी बात नहीं है इसलिए आप सब लोगों को याद होगी और बहुत अच्छी तरह याद होगी। वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पास हुआ, दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, कानून बन गया, सरकार ने नोटिफाई कर दिया कानून को। कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई कर ली। अब याद रखिए 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसके खिलाफ पिटीशन, उसको चुनौती देते हुए जो याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। 30 साल हो गए। उसके बाद 2013 में जब इसमें संशोधन हुआ, उसको चुनौती दी गई, उसकी याचिका पर सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। 12 साल हो गए। तो आप इन दो मामलों पर तो 30 साल और 12 साल तक चुपचाप बैठे रहे। इस मामले में तुरंत सुनवाई के लिए भी तैयार हो गए और उसी दिन पूरा पक्ष, सबका पक्ष सुने बिना, खासतौर से सरकार का पक्ष जो ये कानून लेकर आई है, जिसने कानून में संशोधन किया है, उसका पक्ष सुने बिना आप स्थगन आदेश देने को तैयार थे, लगभग लिखवा ही दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि ऐसे देश में 1950 के बाद कितने ऐसे कानून पास हुए जिनको संसद ने पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में उनके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पास कर दिया हो। तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद की, मतलब तुरंत ही उसको कहा जाएगा। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कर चुका था, वह है 3 कृषि कानून। बिना उसकी संवैधानिकता जांचे हुए, बिना उसके सारे पहलुओं पर विचार किए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर, लागू करने पर रोक लगा दी थी। उसको किसी दृष्टि से कोई न्यायिक फैसला नहीं कहा जा सकता। वो किसी एक पक्ष के दबाव में लिया गया फैसला था। और जो शाहीन बाग में हुआ, उस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट कमेटी भेज रहा है समझौते के लिए, जैसे भारत पाक के बीच में बातचीत हो रही हो। ये काम लॉ एंड ऑर्डर का है, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का है, होम मिनिस्ट्री का है, दिल्ली पुलिस का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्यों पढ़ना चाहिए? अगर किसी पर अत्याचार हो रहा हो तो उसकी सुनवाई कर सकता है, लेकिन जो अत्याचार कर रहा है उसी की सुनवाई और उसी की मदद, ये हमने शाहीन बाग के मामले में देखा। तो इस बार भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया वही था।
स्थगन आदेश देने जा रहे थे। फिर जब बहुत सख्त स्टैंड लिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कि आप हमारा पक्ष सुने बिना अगर स्थगन आदेश देंगे तो आप सोच लीजिए उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा लगा कि ये हमने ज़्यादा कर दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 हफ्ते में जो है एफिडेविट फाइल कीजिए। अगली सुनवाई की तारीख तय की गई 5 मई। सरकार ने अपना विस्तृत एफिडेविट जो है फाइल कर दिया। पेटिशंस जो आई हैं, याचिकाएं जो आई हैं खिलाफ इस कानून के, उनमें जो जो सवाल उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए थे उन सब का, अब ख़ास तौर से वक्फ बाय यूज़र, उन सब का जवाब दे दिया और बड़ा विस्तार से जवाब दिया है और कानून सम्मत जवाब दिया है। अब 5 मई को सुनवाई हुई तो उसी बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, उसने कहा सरकार ने बड़ा विस्तार से जवाब दिया है, उस पर और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। आप कहाँ उस दिन सरकार का पक्ष सुनने को तैयार नहीं थे और स्थगन आदेश देने को तैयार थे। आज आप कह रहे हैं कि इस पर और ज़्यादा चर्चा करने की और विचार करने की ज़रूरत है। सरकार ने सभी बातों का जवाब जो है विस्तार से दिया है। यहाँ तक कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल में नियुक्तियाँ हैं, वक्फ बाय यूज़र का मामला है, या फिर जो वक्फ बाय यूज़र में गड़बड़ियाँ हुई हैं, यानी अवैध रूप से कब्जा हुआ है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा हुआ है, उनको क्या सरकार डी नोटिफाई कर सकती है? अब उसमें अभी स्पष्टता नहीं आई है। सरकार ने उस समय कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्देश के आने तक हम इस बारे में कुछ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन इस सुनवाई में ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं, तो ये मालूम नहीं कि सरकार का अब रवैया क्या होगा, रुख क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच जो सीजेआई है इस समय, उन्होंने कहा ये मामला हम जो है 15 मई के लिए तय करते हैं। ये जस्टिस BR गवई की अदालत में सुना जाएगा। और आपको मालूम है कि जस्टिस BR गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और उससे पहले 15 से पहले 13 को संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, 14 को BR गवई अगले मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और आपको मालूम है कि उसके बाद वो सुनवाई होगी 15 को, उसके बाद 2-4-6 दिन जो भी हो, उसके बाद गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। तो ये मामला अब जुलाई के लिए गया और मुझे जो संभावना नज़र आ रही है, जस्टिस गवई भी इस मामले को, चूँकि संविधान की व्याख्या का मामला है, संवैधानिक कसौटी पर कसा जाना है कानून को, इसलिए ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को या संविधान पीठ को जाएगा। तो ये मामला फ़िलहाल तो ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों चला गया? क्यों पिछली तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे देने को तैयार था और आज जो है कोई आदेश देने को तैयार नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपने फैसले में इसकी तारीख लगाते हुए 15 मई की कहा कि अभी हम इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का आदेश नहीं दे रहे हैं, कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। अब ये मामला अब जस्टिस गवई की, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी इसकी। तो ये जो हुआ है वक्फ कानून पर, ये बदली हुई परिस्थितियों का असर है। तो जन दबाव से केवल नेता और पार्टियां ही नहीं अपना स्टैंड बदलती, सुप्रीम कोर्ट भी बदल सकता है। और केवल जन दबाव की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि लोगों ने मांग की इसलिए ऐसा हो गया, या लोगों का दबाव था कि ऐसा करे सुप्रीम कोर्ट, वैसा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। ये समझना, इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत गलत निष्कर्ष होगा। ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता के खिलाफ जो जन लहर चलना शुरू हुई, उसका असर है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, चीफ जस्टिस की बेंच ने उठाया है सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को बचाने के लिए। उनको ये समझ में आ गया है कि हमारी विश्वसनीयता पर संकट आ गया है। अगर हम केवल न्याय नहीं, न्याय करते हुए नहीं दिखेंगे तो हमारी विश्वसनीयता बिल्कुल धरातल पर चली जाएगी, जो काफ़ी धरातल के करीब पहुंच चुकी है। उस ग्राउंड को रिट्रीव करने की ज़रूरत है, उस विश्वसनीयता को फिर से बहाल करने की ज़रूरत है। उस दिशा में मेरा मानना है कि ये
जो 3 फैसले हुए हैं, ये पहला छोटा सा कदम है। अभी बड़ा लंबा सफ़र है, बहुत दूर जाना है। इतने से, इतनी छोटी बातों से, इतने छोटे कदमों से ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन ये संकेत ज़रूर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बदलने के बारे में विचार कर रहा है। इसे मैं शुभ संकेत मानता हूँ। लेकिन असली बात, असली जो निष्कर्ष निकलेगा वो आगे क्या कदम उठाए जाते हैं उनके आधार पर तय होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।